एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा आपका स्वागत है। हम बेटा कल अक्षांश और देशांतर को पढ़ रहे थे। बेटा कल हमने अक्षांशों को कंप्लीट कर लिया। आज हम आगे देखते हैं देशांतर क्या होते हैं, देशांतर का प्रयोग क्या आता है, यूज क्या आता है और समय निर्धारण, देशांतरों के माध्यम से समय निर्धारण का जो काम रहता है वो आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो विषय रहता है देशांतर, देशांतर रेखाएं। बेटा हम जब ग्लोब बनाते हैं तो बेटा हम ग्लोब बनाते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। क्या बेटा? उत्तरी ध्रुव ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। बेटा दो हमारे ध्रुव रहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री और साउथ के अंदर दो पोल रहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला करके जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें बेटा हम देशांतर कहते हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। देखिए बेटा, ये देखिए, ये सारे क्या है? देशांतर है। बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची जाने वाली लंबवत रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। और इसकी बहुत ही अच्छे से देखें तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींचे जाने वाली लंबवत रेखाओं को हम देशांतर बोल देते हैं। क्या रहेगा? देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। आपको दिखाई दे रही है उत्तर से दक्षिण या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं। कुल कितनी होती है? बेटा जैसे कल हमने अक्षांश रेखाएं कितनी होती है बात की थी, अक्षांश रेखाएं सर 181 होती हैं। उसी प्रकार आज हम देखते हैं देशांतर रेखाएं कितनी होती है। बेटा देशांतर रेखाएं 360 होती है। आपसे पूछिए देशांतर रेखाएं कितनी होती है? देशांतर रेखाएं बेटा 360 होती है। प्रश्न आता है कुल देशांतर वृत्त, कुल देशांतर वृत्त कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो बेटा 360 का हाफ करेंगे तो कुल जो देशांतर वृत्त आते हैं 180 रहेंगे। आप पूछोगे बेटा कैसे सर? बात कर लेते बेटा हम देशांतरों की। बेटा हम बात कर रहे हैं देशांतरों की। हम जब देशांतर बनाते हैं बेटा एक देशांतर अर्धवर्त होता है। क्या बेटा? एक देशांतर जो होता है एक अर्धवर्त होता है। अर्ध मतलब आधा वर्त होता है। दो देशांतर मिलके एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये लाइन ड्रॉ करके, ये हमें हाफ लाइन है, इसको एक लाइन का काउंट करते हैं 1 2 3 4 2 3 4। ये जो हमें सामने स्क्रीन पे जो लाइंस दिखाई दे रही है ये सिर्फ हाफ वर्त दिखाई दे रहा है। इनके पीछे भी, ये एक के पीछे भी जाएंगे तो लाइन है, दो के पीछे भी जाएंगे तो है, तीन के पीछे जाएंगे तो भी है, चार के पीछे, पांच के पीछे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की इनके पीछे भी है। जब दो देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं तो पूर्ण वर्त का निर्माण करती है।
ध्यान रखना, दो देशांतर रेखाएं जब मिलती है तो पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। तो हमारे सामने कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? कुल देशांतर रेखाएं बेटा कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। तो मैंने बोला कि दो देशांतर जब आपस में मिलते हैं तो एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं। तो दो देशांतर मिलेंगे तो 360 का हाफ कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। पूछ ले प्रश्न, कुल देशांतर व्रत कितने होते हैं? तो कितना रहेगा आंसर? 181। और पूछे कुल देशांतर कितने होते हैं? तो देशांतर बेटा 360 होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बेटा आता है हमारे सामने, ग्लोब पर कुल कितने बृहद व्रत या बोल सकते हैं पूर्ण व्रत होते हैं? तो हमने देखा 180 तो देशांतरों के द्वारा बनते हैं, 180 वर्त तो पूर्ण वर्त किनके द्वारा बनते हैं? देशांतरों द्वारा, पूर्ण वर्त। और बेटा एक जो पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं, पूर्ण वर्त का निर्माण अक्षांश के द्वारा होता है। अक्षांश की कौन से? भूमध्य रेखा। बेटा वृहद व्रत क्या होते हैं? अब आपके सामने प्रश्न आता है, सर ये वृहद व्रत क्या होते हैं? वृहद व्रत क्या होते हैं? बेटा वृहद व्रत जो पृथ्वी को समान बराबर भागों में बांटे, वो व्रत जो पृथ्वी को समान भागों में बांटे। दो देशांतर मिलकर पृथ्वी को लगभग बराबर हिस्सों में बांटते हैं। उसी प्रकार हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा भी पृथ्वी के एकदम मध्य में है, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो 180 तो हमारे व्रत होते हैं देशांतरों के द्वारा, 180 तो व्रत बनते हैं देशांतर के द्वारा, और एक वृहद व्रत बनता है भूमध्य रेखा या अक्षांश के द्वारा। भूमध्य रेखा या अक्षांश के द्वारा। तो प्रश्न बनता है कुल वृहद व्रत कितने होते हैं? तो बेटा आंसर रहेगा कुल वृहद व्रत 181 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हमने पहली स्लाइड में देखा था बेटा, जो देशांतर होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर के डाली गई एक लंबवत रेखा होती है। और ये जो रेखाएं होती है काल्पनिक होती है, हमें सरफेस या धरती पे ये इन्हें कोई ड्रॉ नहीं किया गया, नहीं बनाया गया, सिर्फ कल्पना के तौर पर ग्लोब और नक्शों में ही इन्हें दिखाया जाता है। तो बेटा इनके बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों साइड में बढ़ते हैं, तो जो ये देशांतर होते हैं इनके बीच की दूरी जो बेटा है धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब हम ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पहुंचते हैं, तो इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर रह जाती है, मतलब इनकी बीच की दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है। तो पहला जो फैक्ट आता है कि हम जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो देशांतर वर्तों के बीच की दूरी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। दूसरा जो फैक्टर रहता है, भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश, भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये देशांतर वर्त होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो समान रहती है। लंबाई क्या रहती है बेटा? समान रहती है। इनकी लंबाई में कोई भी फर्क नहीं आता। इनकी इस लंबाई जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर समान रहती है, कम नहीं होती है, जबकि बीच की दूरी जो है बेटा कम हो जाती है। जैसे ये लाइन है, मैंने
नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैं ड्रॉ करता हूँ तो एकदम लंबाई ये जो है बराबर की है। ये सारी लंबाइयाँ जो रहती है हर देशांतर की बराबर है, जबकि इनके बीच की दूरी बेटा देखोगे यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। ध्रुवों की तरफ जाओगे तो कम रहेगी, जबकि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है, और ध्रुवों पर आते आते एकदम सारी घिसेराएँ जो है 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे मिल रही है, या 90 डिग्री साउथ पोल पे जो है सारी अक्षांश रेखाएं मिल रही है। तो इनके जो बीच की दूरी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जिस प्रकार हमने बात की अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं, उसी प्रकार देशांतर के जो बीच का क्षेत्र होता है उन्हें हम गौर कहते हैं। क्या बेटा? गौर कहते हैं। देखते हैं आगे, तो नोट कीजिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतर वृत्त की लंबाई समान रहती है, लंबाई समान रहती। दूसरा फैक्ट आता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतर वृत्तों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये दूरी ध्रुवों पर शून्य रह जाती है, ये दूरी ध्रुवों पर जो है शून्य रह जाती है। तो हमने बात कर ली भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर जो वर्त होते हैं उनकी लंबाई बेटा समान रहती है, जबकि इनके बीच की जो दूरी होती है वो धीरे धीरे करते हुए कम होती जाती है, और ध्रुवों पर आकर इनकी दूरी जो है 0 डिग्री मतलब 0 किलोमीटर रह जाती है। सारे के सारे जो देशांतर हैं एक ही ध्रुव या एक ही पोल पर आकर के मिल जाते हैं। बेटा हम जो अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं उनमें देशांतरों का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो समय निर्धारण में होता है। बेटा देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण में होता है, समय निर्धारण में होता। देशांतरों का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से बेटा समय निर्धारण के लिए देशांतर का प्रयोग किया जाता है। हम मान लें ये हमारे सामने एक नक्शा है, हमने ग्लोब को हमने एक प्लेन कागज पे ले लिया बेटा। ये जो एकदम मध्य में जो इसके मैंने लाइन डाली है इसको मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री देशांतर। क्या बेटा? 0 डिग्री देशांतर। ये हो गया ईस्ट, इसे हम पूर्व भी बोल सकते हैं। ये वेस्ट, पश्चिम। ठीक है बेटा, इस हिसाब से
जब बेटा हम पूर्व में बढ़ते हैं, 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा, इसको एक नाम और भी है ग्रीनविच रेखा, इसे 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके जब बेटा हम पूर्व में जाते हैं, पूर्व में जब जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, पूर्व में वृद्धि। जब इस रेखा के हम पश्चिम में चलते हैं तो समय में कमी आती है, समय में कमी आती है। तो ये भी बात हम नोट कर सकते हैं, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में समय में वृद्धि, जबकि पश्चिम की ओर समय में कमी होती है, कमी होती। बेटा देशांतरों में 2 देशांतर महत्वपूर्ण देशांतर होते हैं। देशांतर रेखाओं में 2 देशांतर महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जो अभी मैंने आपको दिखाया था एकदम। जब इस ग्लोब को ये यहाँ पे 180 आ गया, जब इसको हम वापस गोल या राउंड करते हैं तो ये 180 जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक ही है बेटा। बाकी जो यहाँ पर जितने भी 150 तक दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग है। हम जब इसको राउंड करते हैं, 0 के एकदम 0 डिग्री जो देशांतर है, इसके एकदम विपरीत में जो देशांतर आता है वो 180 डिग्री देशांतर आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण देशांतरों की, उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ग्रीन विच देशांतर, या इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इस रेखा से क्या होता है बेटा? संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण जिस रेखा या जिस देशांतर के माध्यम से होता है उसे हम 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देशांतर रहता है। इसके माध्यम से बेटा क्या होता है? तारीख, इसके माध्यम से क्या होता है? समय का जो निर्धारण होता है, 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से हम समय का निर्धारण करते हैं। हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा है ग्रीनविच या 0 डिग्री के हम पूर्व में बढ़ते हैं तो समय बढ़ता जाता है, जबकि हम पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी? कमी होती जाएगी। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण अक्षांश आता है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। तिथि रेखा बोला जाता, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बोला जाता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। देशांतर में जब डायरेक्ट प्रश्न आते हैं तो पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? ऑप्शन मिलते हैं 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 150 डिग्री देशांतर। इस हिसाब से हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जब अंतरराष्ट्रीय डेडलाइंस का पूछे, इंटरनेशनल डेडलाइन पूछे आपसे, तो आप क्या बोले बेटा? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बात आती है समय निर्धारण। देशांतर के अंदर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है समय निर्धारण। कैसे निकालते हैं देशांतरों के माध्यम से समय, वो भी हम आज गणना करके देख लेते हैं। समय निर्धारण, समय निर्धारण
ये बेटा हमने वही बात करते हैं, हम जो ग्लोब है उसको एक नक्शे के रूप में, वर्ल्ड मैप के रूप में ले लेते हैं और हम दोनों साइड में इसे महत्वपूर्ण देशांतरों को अंकित कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इनको हम डिग्री वाइज लिख देते हैं, 30 डिग्री देशांतर, 60 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर, 150 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। क्या है? सारे के सारे ईस्ट में है, तो ईस्ट लिख दो या पूर्व लिख दो। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी हिसाब से हम पश्चिम की साइड भी यही देशांतर को दोबारा बना देते हैं ताकि हमें समय की गणना करने में कोई दिक्कत ना आए। वही 30 डिग्री देशांतर, 60 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर और 150 डिग्री देशांतर और अंत में 180 डिग्री देशांतर। बेटा ये ईस्ट वाली और वेस्ट वाली, ईस्ट और वेस्ट जो भी मैंने 180 डिग्री देशांतर लिखे हैं, जब हम इस ग्लोब के रूप में वापस लेते हो ये तो एक ही हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइंस भी इसको बोल देते हैं। अब बेटा मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के पूर्व की ओर साइड जाने, पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर, 0 डिग्री के पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या होती है? कमी होती है, कमी होती है। पृथ्वी को जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। बेटा कितना? 4 मिनट का समय लगता है। जैसे 0 से 1 पे आएगी तो पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय ले लेती है, 4 मिनट का समय ले लेती है। हम इसे टाइम की गणना कैसे होती है वो समझना है, समय निर्धारण कैसे होता है वो देखना है हमें। तो आपको पहला जो फैक्टर रहता है वो क्या रहता है? पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में बेटा 4 मिनट का समय लगता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। बेटा यदि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, क्या बजे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर या 30 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? प्रश्न आता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय का क्वेश्चन लिखता हूं। 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैंने बता दिया, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता। तो बात कर रहे हैं 0 से हम 30 डिग्री देशांतर की तरफ जाएंगे। 0 के से हम 30 डिग्री देशांतर की तरफ से जाते हैं, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 इंटू 30 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये देखो 0 120। पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लग जाता है। पृथ्वी को 120 मिनट का समय लग जाता है। 120 को हम जब 60 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कट करो, 0 से 0 गया, 1 2, कितने? हमने मिनट को घंटों में कन्वर्ट किया, तो 2 घंटे आगे समय करना है। 0 डिग्री में क्या समय हो रहा था? बेटा दोपहर के 12 बजे थे, या 12 PM भी बोल सकते हो। 12 में 2 ऐड कर दोगे, कितने हो जाएगा? 12 प्लस 2 1 कर दो, क्या बच जाएंगे? 30 डिग्री जो देशांतर है उस पर समय हो जाएगा बेटा 2 PM। क्या हो जाएगा? 2 PM। बहुत ही ईजी है। करना क्या है,
जितने देशांतर आगे हो इनको 4 से इंटू करके 60 का भाग देना है। भाग इसलिए दिया जाता है, मिनट जो हमें प्राप्त जो होते हैं वो मिनट्स प्राप्त होते हैं, हमें घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 0 डिग्री पे देशांतर पर टाइम है 12 का ही मानो 12 PM, तो 90 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो गया? देशांतर पर समय क्या होगा? तो बेटा वही 4 इंटू 90 कितने हो गए? 360। 4 इंटू 90 करेंगे 360। बेटा 60 से भाग करेंगे, गया आंसर क्या आया? ये लो जी 6। क्या था 0 डिग्री देशांतर समय क्या था? 12 में 6 जोड़ेंगे तो शाम के 90 डिग्री देशांतर में जो टाइम आएगा शाम के 6 बजे या 6 PM भी बोल सकते हो। चलो बेटा एक बात और करते हैं। हम जब पूर्व में बढ़ रहे हैं तो समय में वृद्धि हो रही है। यही मैं एग्जांपल आपको देके पूछूं, यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? तो बेटा वही 4 इंटू 30 करेंगे, आएगा 120। 120 में 60 का भाग देंगे, कट करेंगे 2। तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यदि माइनस में जाएंगे तो 12 से 2 करेंगे 11, 10। यहाँ पर क्या टाइम रहेगा? 10 AM, क्योंकि मैंने बात करी थी देशांतर के पश्चिम में जाओगे तो समय में कमी आएगी। 0 डिग्री जो रहता है 0 डिग्री देशांतर रहता है उसके पश्चिम में चलते हैं तो समय में कमी आती है। चलो जी 90 डिग्री देशांतर का पूछे तो हमने जब ईस्ट में किया था तो शाम के 6 बजे थे, पूर्व में आएंगे तो क्या सुबह के 6 बज जाएंगे, सुबह के 6 बजेंगे। चलो जी पूछ लेता हूँ आपसे, यहाँ 60 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, 12 PM। 60 डिग्री देशांतर पर समय जो हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा? 60 पे 12 बज रहे हैं बेटा, तो 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0, हाँ जी वही जी, जब करेंगे कैलकुलेशन करेंगे पूरे 4 घंटे का हमें फर्क मिलेगा। तो यहाँ पर 12 है तो 12 से 1 2 3 4, यहाँ पे कितने बजे आएंगे? शाम के 4 बजे हमें मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, जितने आपको देशांतर दिए होते हैं बहुत इजी रहता है बेटा। जो देशांतर दिया होता है, जैसे आपको दिया है 30 डिग्री, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से करते ही आपके सामने आ जाएंगे 0, 120, उसको 60 से भाग देना है, कट करोगे जो घंटे 2। अब देख लेना आपको घंटों को प्लस में करना है या माइनस में करना है, इतनी सी कैलकुलेशन रहती है और कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। तो बेटा आज की क्लास में हमने जो देखा है, 1 मिनट में आपको मैं बता देता हूँ। देशांतर रेखाएं देखी थी। देशांतर क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाकर खींची जाने वाली लंबवत रेखाओं को हम देशांतर कह देते हैं। बेटा इन देशांतरों को, देशांतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। कुल देशांतर जो होते हैं बेटा 360 होते हैं। कुल देशांतर 360 होते हैं। जब से आपसे पूछ ले कुल देशांतर व्रत कितने होते हैं, तो कुल देशांतर जो व्रत होते हैं वो 180 होते हैं। हाँ जी, बात करते हैं जब ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो समान होती है, जबकि इनकी बीच की दूरी है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे घटने लग जाती है। वर्त क्या होते हैं? वर्त का मतलब होता है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर समान भागों में बांट दे, उसको हम वृहद व्रत बोलते हैं। तो कुल वृहद व्रत कितने? 181। 180 तो देशांतर के द्वारा बनते हैं और एक वृहद भूमध्य रेखा या अक्षांश के द्वारा बनने वाला एकमात्र वृहद व्रत है। तो कुल वृहद व्रतों की संख्या कितनी रहती है? 181 रहती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों की लंबाई समान रहती है। ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों में धीरे धीरे जो बीच की दूरी है कम होने लग जाती है, और ध्रुवों के पास जो रहते हैं दूरी है जो 0 मतलब 0 रहती है, कोई उनके बीच में दूरी नहीं रहती है। देशांतरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? समय निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण जो देशांतर रहते हैं ग्रीनविच रेखा
कि पूर्व में जाने में समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में जाने में समय में कमी होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश है देशांतर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी बोला जाता है। उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण अक्षांश होता है, देशांतर आता है, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोल देते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर आता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोल देते हैं। फिर हमने समय निर्धारण की कैलकुलेशन की थी। मैंने बात की 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूरे देशांतर पर समय क्या होगा, तो 4 × 30 करके हमने मिनट निकाले। जो हमें मिनट प्राप्त हुए वो 120 प्राप्त हुए। घंटे बनाने के लिए हमने उसे 60 से भाग दिया। कैलकुलेशन करने पर हमें 2 घंटे प्राप्त हुए। 0 डिग्री पर 12 बज रहे थे, पूर्व में बढ़ते हैं तो समय में वृद्धि होती है, तो 12 में 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, दोपहर के 2 बजेंगे। यदि हम यही बात पश्चिम की तरफ करते हैं तो 12 से 2 माइनस कर देंगे, सुबह के 10 बज जाएंगे। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण भी हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो आज बेटा हमारा यहाँ पे अक्षांश और देशांतर का टॉपिक क्लियर होता है। इसी के साथ में हमने समय निर्धारण भी देख लिया। आपका बेटा काम क्या रहता है, आपका काम ये रहता है कि आपको इस वीडियो को बार बार देख के अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से स्टडी करनी है। दूसरा काम क्या रहता है, SMG सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इतना काम करो, आपकी तैयारी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हम निःशुल्क आपके लिए हमेशा तैयार करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू।